लखिया अपनी सास के पास जाती है और कहती है, लाइए अम्मा जी, यह सब मैं कर देती हूँ। आप करेंगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। लखिया की सास बर्तन साफ करते हुए कहने लगी, ना लखिया तू रहने दे, अब तो लगभग सारे बर्तन साफ हो चुके हैं। अच्छा ये बता, बलवंत गया कि नहीं? लखिया कहती है, हाँ माँ वो तो गए, कह रहे थे आज दुकान थोड़ा जल्दी जाना है, कोई काम था। तो लखिया की सास कहती है, हाँ काम तो था, पर कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं था। फिर लखिया की सास वहां से अपने कमरे में चली जाती है और लखिया भी अपने दूसरे कामों में लग जाती है। अब यह हर रोज का काम हो गया था। लखिया की सास जो उसके कामों में लखिया की मदद करने लगी, यह बदलाव घर में हर कोई महसूस कर रहा था। बलवंत के पिता तो यह सोचकर बहुत खुश हो जाते कि चलो सालों के बाद ही सही एक सास अपनी बहू को समझने तो लगी है। घर में चारों तरफ खुशनुमा माहौल बना हुआ था, सबको अच्छा भी लग रहा था, परंतु लखिया का मन नहीं मान रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था कि जरूर कोई बात है, जो दिखाई दे रहा है वो सही नहीं है, वो तो सब एक छलावा लग रहा है। लखिया पूरी कोशिश करती कि वो किसी भी तरह से अपनी सास के मन की बात जान पाए, परंतु वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। परंतु वो कोशिश करना नहीं छोड़ती है। एक दिन लखिया की सास लखिया को अपने कमरे में बुलाती है और लखिया उनके कमरे में चली जाती है। लखिया की सास कहती है, आओ बहू यहाँ बैठो। लखिया बैठ जाती है। उसकी सास उठकर अपनी अलमारी में से एक छोटा सा संदूक निकालती है और लखिया के सामने रख देती है। लखिया यह देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि इस संदूक में क्या है और माँ उसके सामने क्यों रख रही है। लखिया कहती है, माँ ये संदूक अलमारी में क्यों निकाल रही हो और इस संदूक में क्या है? तो लखिया की सास कहती है, बताती हूँ बहू, परेशान ना हो, अभी बताती हूँ। लेकिन लखिया के मन में चल रहा था कि अम्मा के मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। अम्मा में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया है। लेकिन लखिया की सास अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहती है, जरा सब्र कर लखिया, अभी बताती हूँ संदूक में क्या है। लखिया कहती है, ना अम्मा, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, वैसे माँ ये संदूक में है क्या? तो लखिया की सास कहती है, बस ये समझ ले, ये संदूक में जमा पूंजी है। लखिया कहती है, जमा पूंजी? माँ कैसी जमा पूंजी? तो लखिया की सास चिढ़ते हुए कड़क आवाज में कहती है, तू कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करती है बहू मेरे से? तुझे दिखा रही हूँ ना, तो बोल, दिखा रही हूँ कि नहीं, जो तू मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही है। लखिया अपनी सास के जवाब से सहम जाती है और डरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। लखिया की सास संदूक खोलती है तो उसमें गहने रखे हुए थे। लखिया की सास कहती है, ले बहू, इसमें से जो गहने तुझे पसंद आए वो तो अपने पास रख ले। लखिया अपनी सास के मुंह से यह शब्द सुनकर हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचते लगती है कि माँ जी को क्या हुआ है कि जो मुझे ये गहने दे रही हैं। ये मेरे गहने भी अपने पास रख लिए थे, माँ जी ने जो मेरे माँ बाप ने बनवा कर दिए थे। ये कहकर कि कौन से तेरे को कहीं बाहर जाना है जो तू गहने पहनेगी। यहाँ तक कि किसी तीज त्योहार में भी सासू माँ ने गहने नहीं दिए पहनने को, और आज ये माँ जी को क्या हो गया है? आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है? लखिया की सास कहती है, अरे बहू, कितना सोचने लगी है तू, उठा ले तुझे जो गहने पसंद आए। लखिया कहती है, माँ मैं इन गहनों का क्या करूंगी, ये सब गहने लेकर कौन से मुझे कहीं बाहर जाना है। लखिया की सास कहती है, ये कौन सी बात होती है बहू, जब कहीं बाहर जाना तभी गहने पहने जाते हैं, तुझे जब भी जी में आए तब पहन ले, अब उठा इसे और जो तुझे अच्छे लग रहे हैं ले ले। तो लखिया कुछ गहने ले लेती है और मन में सोचती है, मन में तो आ रहा है कि पूछूं उस समय सासू माँ आपका ज्ञान कहाँ था, जब मेरे गहने मुझसे जबरदस्ती ले लिए थे और कहने लगी थी कि बाहर थोड़े ही जाना तेरे को। लखिया कहने लगी, अम्मा बस इतने गहने बहुत है मेरे लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे और ले लूंगी। लखिया की सास कहती है, ठीक है, अब थोड़ा मुझे पानी पिला दे, मेरा गला सूख रहा है। लखिया पानी लेने जाती है, तभी उसकी सास बोलती है, गहने भी अपने साथ ले जा लखिया,
लकिया गहने लेकर अपने कमरे में रख देती है और अपनी सास के लिए पानी लेकर जाती है। लकिया की सास पानी लेकर पीने लगती है और पानी पीकर कहती है, बहू अब तो अच्छे से तैयार होकर रह। ये क्या कपड़े पहने हैं पुराने से, तू नए नए गहने कपड़े पहना कर, तुझ पर बहुत जचते हैं। लकिया और हैरान हो गई, कहने लगी, ये कपड़े कहाँ पुराने माँ जी, अभी पिछले महीने ही तो निकाले हैं। दिन भर घर के काम होते हैं तो इतना कहाँ समय मिलता है कि मैं तैयार होकर बैठूं माँ जी। लकिया की सास कहती है, हाँ पता है मुझे कि तू फिर कोशिश तो कर सकती है ना, कि नहीं कर सकती। वैसे भी घर में कुछ कमी तो है नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है। लकिया की कोशिश करने को कहकर वह वहां से चली जाती है। लकिया का मन किसी काम में नहीं लगता, बस उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि उसकी सास आखिर करना क्या चाहती है। किसी तरह घर का काम निपटाकर रात का खाना बनाकर जो लकिया अपने कमरे में चली जाती है। इधर रात का खाना खाकर बलवंत और उसके पिता बाहर बरामदे में बैठकर दुकान का हिसाब देख रहे थे और लकिया की सास भी अपने कमरे में सो गई थी। हिसाब किताब से फुर्सत पाकर दोनों बाप बेटे इधर उधर की बातें करने लगे। तभी बलवंत के पिता बोले, बेटा आजकल घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है, तेरी माँ ने बहू को पूरी तरह से अपना लिया है। बलवंत कहता है, हाँ पिताजी, अब कहीं बाहर से घर आने पर एक शगुन सा मिलता है। तो बलवंत के पिता कहने लगे, भगवान करे हमारे घर को किसी की नजर ना लगे। और बलवंत से बोले, बलवंत बेटा अब तू भी सो जा, मुझे भी नींद आ रही है, रात बहुत हो गई है। बलवंत भी अपने कमरे में आ जाता है तो क्या देखता है कि लकिया अभी तक सोई नहीं है, वह कमरे में इधर उधर टहल रही थी। बलवंत पूछता है, क्या बात है लाखी, तू इतनी रात तक जाग रही है, नींद ना आ रही का तुझे? तो लकिया कहती है कि नहीं, अभी मेरे को नींद नहीं आ रही, आप सो जाओ। तो बलवंत कहता है, जब तू सोने की कोशिश करेगी तब नींद आएगी ना तुझे। लकिया कहती है, मैं सो जाऊंगी जब मुझे नींद आएगी, आप सो जाओ ना। तो बलवंत लकिया को टहलते हुए बड़े ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि लकिया जरूर किसी बात को लेकर परेशान है। बलवंत फिर कहता है, टहलने से परेशानी दूर नहीं होती, अगर कोई बात है मन में तो बता दे मुझे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। लकिया कहती है, नहीं जी कोई बात नहीं है, बस मेरे को नींद नहीं आ रही इसलिए इधर टहल रही हूँ। बलवंत झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहता है, तू मेरे को कुछ नहीं मानती इसलिए तू मुझे कुछ नहीं बता रही है। लकिया कहती है, ना जी आप ऐसी बातें मत किया करो, आप तो मेरे लिए भगवान के समान हो। बलवंत कहता है, चल बावली कहीं की, कोई इंसान भगवान थोड़े ही ना होता है, तू मेरे को इंसान ही रहने दे। तो लकिया कहती है, मैं तो आपको भगवान ही मानूंगी, आप मेरे लिए इतना सब किए हो, मुझे पढ़ाया, मेरी रक्षा के लिए आप हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़े रहते हो, तो हुए ना आप मेरे भगवान। तो बलवंत लकिया को अपने पास बैठाते हुए कहता है, आ बैठ यहाँ, पहले यहाँ और मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तेरा पति हूँ और हर पति का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसकी देखभाल करे, जैसे तू करती है सबकी देखभाल। अब बता बात क्या है और तू इतनी परेशान क्यों है? लकिया बोली, जी मैं अम्मा के बारे में सोच रही हूँ। बलवंत बोला, अब क्या हुआ माँ जी को, कुछ कहा है क्या माँ ने? अब तो वो तुझे अपनी बहू भी मान ली है। तो लकिया कहने लगी, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि माँ को हुआ क्या है, वो इतनी जल्दी बदल कैसे गई। आज तो माँ ने मुझे गहने भी दिए हैं और बोली हमेशा तैयार होकर रहा करूं मैं। और बलवंत कहने लगा, अरे ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? लकिया बोली, आप नहीं समझ रहे हो, माँ के मन में जरूर कुछ बात चल रही है, वरना आप ये सोच कर देखिए ना, जब आपकी और अम्मा की बहस हुई थी उसके सुबह से अम्मा अचानक बदल कैसे गई, और उनके अंदर इतना ज्यादा बदलाव अचानक तो नहीं आ सकता। बलवंत कहता है, अरे लाखी तू जासूसों के जैसे सोचने लगी है, देख लाखी ये भी तो हो सकता है कि अम्मा अब हमारी बात को समझ गई हो। लकिया कहती है, मेरे को नहीं लगता। तो बलवंत कहता है, सास बहू के बीच में मुझे नहीं पड़ना, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। लकिया भी बहुत देर तक सोचती रही।
और उसकी कब आंख लग गई उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह जब लखिया सोकर उठती है तो देखती है उसकी सास ने आधे से ज्यादा काम निपटा चुकी है। उसे यह सब देखकर हैरानी होती है। वह रसोई में जाती है। उसकी सास कहती है, आ गई बहू, ले चाय पी ले। और बलवंत अभी सो रहा है क्या? लखिया चाय लेते हुए कहती है, आज उठने में माँ थोड़ी देर हो गई, सुबह जल्दी आंख नहीं खुली तो वो माँ अभी सो रहे हैं। माँ आप काम क्यों कर रही हैं? लखिया कहने लगी, मैं कर लेती ना सब काम। तो लखिया की सास कहती है, कोई बात नहीं बहू, एक बात बोले बुरा तो नहीं मानेगी। तो लखिया कहती है, माँ आप कैसी बात कर रही हो, हम क्यों बुरा मानेंगे? कोई बात है तो आप बताइए, क्या कहना चाहती हैं? लखिया की सास कहती है, बहू अब तो बलवंत के साथ ज़्यादा समय बिताया कर, उसके साथ ज़्यादा बोला बतिया कर, ताकि उसे अच्छा लगे। लखिया कहती है, अम्मा बोलती बतियाती तो हूँ उनसे, जब भी समय मिलता है उनके पास रहती हूँ। तो लखिया की सास कहती है, बहू तू नहीं समझती मेरी बात, मेरे कहने का मतलब है। और वह बात अपनी अधूरी छोड़ देती है। छोड़, मेरे को कुछ नहीं कहना, ऐसे कह देती है। लखिया कहती है, क्या बात है अम्मा, आप कहते कहते रुक क्यों गई? तो लखिया की सास कहती है, कुछ ना, जब तू समझना ही नहीं चाहती तो मुझे कुछ नहीं कहना। लखिया कहती है, बताओ ना माँ, क्या बात है? तो लखिया की सास कहती है, ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो बताती हूँ, तू बलवंत को अपने रूप जाल में फंसा ले। लखिया शर्मा जाती है और कहती है, कैसी बातें कर रही हो अम्मा, मुझे तो लाज आती है। लखिया की सास कहती है, हाँ वैसे तो लाज की बात है, बलवंत तेरा आदमी है और अपने आदमी को रूप जाल में फंसाना कोई बुरी बात थोड़े ना। तू इतनी सुंदर है कि पूरे गांव में किसी की बहू इतनी सुंदर नहीं है। लखिया कहती है, माँ इससे क्या फायदा होगा? तब लखिया की सास कहती है, हे राम, इतना भी तेरे को नहीं पता? लखिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास क्या कहना चाहती है। वह अपने मन में सोचने लगती है, यही मौका इनकी मन की बात जानने का। लखिया शर्माते हुए कहती है, माँ बताओ ना, ऐसा मैं क्यों करूं इनके साथ, और मेरे को नहीं आता तो आप जो कह रही हैं वो सब। लखिया की सास कहती है, यह सब तो बहुत आसान है, तू से ज़्यादा समय दे, हमेशा बन ठन कर रहा कर, तभी तो तेरे नज़दीक आएगा। और हाँ, काम की चिंता ना कर, वो सब मैं कर लूँगी। लखिया कहती है, माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन वो घर पर कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर तो बाहर दुकान पर रहते हैं। तो लखिया की सास कहती है, देख बहुरिया, यह सब तुझे करना है और कैसे करना अब वो तू जान, मुझे जो बताना था बता दी। लखिया की सास के मन में क्या चल रहा है वो किसी भी तरह पता करना चाहती थी। लखिया बोली, माँ आप साफ साफ बताओ ना, आप कहना क्या चाहती हो? तब लखिया की सास कहती है, तेरे को साफ साफ जानना है ना कि मैं क्या चाहती हूँ, तो सुन बहू, मैं चाहती हूँ तो मेरे को एक पोता या पोती दे दे बस। लखिया अपनी सास की तरफ हैरान होकर एकटक देखती है, फिर बोलती है, माँ आपको इन्होंने उस दिन बताया तो था ना कि मैं अभी 18 की नहीं हो गई हूँ, जब तक मैं 18 की हो जाऊंगी तब इस बारे में कोई बात होगी। लखिया की सास कहती है, देख बहू, सब कुछ मुझे नहीं पता, मैं तेरे घर के कामों में मदद कर रही हूँ ना, अब तू बलवंत को किसी भी तरह मना ले। लखिया हैरान होते हुए कहती है, अच्छा तो अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। ये जो आप 1 महीने से मेरे से इतना मीठा क्यों बोल रही हैं? आप पूरे परिवार के साथ छलावा कर रही हैं अब तक। लखिया की सास कहती है, अब जब सब तू कुछ जान ही गई है तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा तू कर समझ गई ना। लखिया कहती है, नहीं माँ, यह सब मेरे से नहीं होएगा। तो लखिया की सास गुस्सा होते हुए कहते, क्यों नहीं होगा तुझसे? तेरे को वही करना पड़ेगा जो मैंने बोला है, समाज में हमारी भी तो इज्जत है। लखिया भी गुस्से में आ जाती है और बोलते, वाह माँ, क्या बात कही आपने, आपको समाज की फिक्र पड़ी है और अपने बहू बेटे की नहीं पड़ी। लखिया की सास लखिया को गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और बोलती है, बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी, कुछ दिन प्यार से बहू बहू क्या बोल दिए, तू तो मेरे सिर पर ही चढ़ गई, जो बहुत जुबान चलाने लगी। आज तो जुबान चल गई है तेरी, अगर दोबारा जुबान चली तो तेरी जुबान कैंची से काट दूंगी। फिर लखिया की सास वहां से जाने लगती है, फिर रुक कर कहती है, सुन छोरी, अगर एक भी बात मेरे छोरे से बताई तो तुझे यहीं जमीन में जिंदा दफना दूंगी। इतना कहकर गुस्से में दनदनाती हुई लखिया की सास वहां से चली जाती है।
इधर बेचारी लखिया रसोई में अकेले रोई जा रही थी। वो दोहराए पर खड़ी थी। एक तरफ उसकी सास थी, दूसरी तरफ उसका पति। उसका दिमाग कह रहा था कि वह अपनी सास की सुने और दिल कह रहा था कि अपने पति की सुने। लखिया खुद से ही कहने लगी, हे भगवान, आखिर मेरी जिंदगी का क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कोई कठपुतली हूँ। जिसको जैसे मन में आ रहा है वो मेरे को वैसे ही नचा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी पे मेरा अपना कोई हक नहीं है। आखिर मैं क्या करूं, किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं? मन में तो आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूं। बहुत देर तक लखिया इसी उधेड़ बुन में जो बैठी रही, फिर अपने काम में लग गई। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वो बलवंत के लिए खाना लेकर गई और खाना देकर वहां से निकलने वाली थी कि बलवंत ने उसे रोक लिया। लखिया दूसरी तरफ मुंह करके रुक गई। बलवंत बोला, लाकी, तू मेरी तरफ घूमना। लाकी घबरा जाती है क्योंकि वो समझ जाती है बलवंत ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए हैं। वह कहती है, नहीं, मेरे को अभी बहुत काम है। इतना कहकर लखिया जाने लगती है। बलवंत कहता है कि मैंने कहा ना रुक, और इधर मेरी तरफ घूम। लखिया गर्दन नीचे किए हुए बलवंत की तरफ घूम जाती है। बलवंत अपने हाथों में लखिया का सिर ऊपर उठाता है और बड़े ध्यान से देखता है और फिर कहता है, लाकी, तेरे गाल पर ये निशान कैसा है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, और तेरी आंखें भी सूजी हुई हैं। ऐसे लग रहा है कि तू अभी रोई है। क्या बात है, बता मुझे। किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मा ने कुछ कहा है? लखिया का मन होता है कि अपने पति को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन अपनी सास की चेतावनी की वजह से वह कुछ नहीं बताती और घबराती हुई बोलती है, ना जी, कोई बात नहीं है। माँ तो कुछ नहीं बोली। माँ तो अब मेरे से बहुत प्यार करने लगी है। बलवंत कहता है, अच्छा, फिर तेरे गालों पर उंगलियों के निशान कैसे हैं? तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? लखिया बातों को बदलते हुए बोलती है, ये निशान, ये तो सुबह दरवाजे से लग गई थी इसलिए पड़ गई, और रात में ठीक से नींद नहीं आई तो सुबह देर से उठी इसलिए आंखों में थोड़ा सूजन है। बलवंत कहता, तू सही बोल रही है लाकी। तो लखिया कहती है, हाँ, मैं सही बोल रही हूँ जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? बलवंत कहता है, मेरी कसम खाकर बोल, तू सही बोल रही है। लखिया घबरा जाती है और खुद को संभालते हुए बोलती है, अब आपको मेरे पर भरोसा नहीं है जो अपनी कसम दे रहे हो? बलवंत कहता है, तेरे पर तो भरोसा है मुझे अपने आप से भी ज्यादा, लेकिन मुझे कभी जो दुखी ना देख सकता हूं मैं तुझे, क्योंकि लखिया, कुछ तो बात है, तू मुझे दुखी दिखाई दे रही है। लखिया, तू तो जानती है मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। लखिया कहती है, आप मेरे से इतना ज्यादा प्यार करते हो ना, इसलिए। तो बलवंत कहता, हाँ, मैं तेरे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। लखिया बलवंत के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, दोबारा ऐसी मनहूस बातें फिर कभी मत बोलना। आपके अलावा मेरा है ही कौन? तो बलवंत कहता, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बोलूंगा, आज से कभी नहीं बोलूंगा। अब तो तू खुश है ना? लखिया हाँ में सिर हिला देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लखिया की सास का अत्याचार भी लखिया पर बढ़ने लगता है। लखिया की सास बलवंत और बलवंत के पिता के सामने लखिया को कुछ नहीं कहती थी। वो हमेशा यही दिखाती कि वो लखिया को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानने लगी है, परंतु ऐसा नहीं था। लखिया की जो सास हर समय लखिया को मानसिक चोट देती है, जिससे लखिया आहत हो जाती है। एक दिन लखिया सुबह अपने लिए खाना परोस रही थी, इतने में उसकी सास आ गई और परोसा हुआ खाना उठाकर फेंक दिया। लखिया अचानक हुए हमले से डर गई। लखिया की सास गुस्सा होते हुए कहती है, रे छोरी, तू बहुत जो मेरा कहना नहीं मानती। तू बस इतना भर थाली खाएगी तो किस काम आएगा? क्या करेगी इतना खाना खाकर? लखिया डरती हुई बोली, माँ जी, सारा काम हो गया, बस एक दो काम है। मुझे भूख लगी थी, सोचा पहले खाना खा लूं, फिर बाकी काम कर दूंगी। लखिया की सास कहते, देखो महारानी को जुबान कैसे चलानी आती है और कितनी तेज तेज बोलती है। सुन छोरी, आज तू खाना नहीं खाएगी। लखिया डरते हुए कहती है, पर माँ, मेरी गलती क्या है? तो लखिया की सास कहते, तू अपनी गलती जानना चाहती है ना, तो सुन अपनी गलती। तेरी गलती ये है कि अब तक तूने मुझे दादी नहीं बनाया, तू अब तक अपने पति को नहीं मना पाई, यही तेरी गलती है, समझी? लखिया कहती है, पर माँ, आप उनको मेरे से ज्यादा जानती हैं, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। लखिया की सास कहती है, वो सब मैं नहीं जानती। तू जब तक बलवंत को मना नहीं लेती तब तक खाने को हाथ भी नहीं लगाना। इतना कहकर लखिया की सास चली जाती है
और लखिया फेंके हुए खाने को एकटक देखती रहती है। लखिया की रसोई में जो सास हमेशा अपनी नजर रखती है कि कहीं खाना अधिक न बन जाए। अगर गलती से भी खाना अधिक बन जाता तो लखिया की सास वो खाना उठाकर फेंक देती, परंतु लखिया को खाने को नहीं देती थी। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए लखिया को खाना खाए हुए। उसका चेहरा मुरझा गया था, उसकी भूख से हालत खराब हो रही थी। बलवंत भी लखिया की हालत देखता तो पूछता था, लेकिन लखिया ज्यादा काम होने का बहाना बना देती थी। लखिया चाहती थी कि बलवंत को सब कुछ बता दे, परंतु अपनी सास के डर से कुछ नहीं बताती थी। और एक डर यह भी था कि घर में बिना मतलब के कलेश हो जाएगा। अब लखिया से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी जो सास के पास गई और बोली, माँ जी मुझे कुछ खाने को दे दो, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। लखिया की सास कहती है, कुछ ना है खाने को, और मैं कैसे तेरे पर विश्वास करूंगी, तू मेरी बात मानेगी। लखिया गिड़गिड़ाते हुए कहती है, माँ जी आप एक बार कहकर देखो, अगर ना मानूंगी तो आप मेरे को अपने घर से हमेशा के लिए निकाल देना। बस माँ जी थोड़ा खाना खाने को दे दीजिए। लखिया की सास कहती है, मुझे जो चाहिए वो तू पक्का करेगी ना, झूठ तो नहीं बोल रही मेरे से। लखिया कहती है, माँ जी मैं कसम खाकर कहती हूँ, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। लखिया की सास कहती है, ठीक है खा ले खाना, लेकिन मेरे से धोखा ना करियो। अगर तूने मेरे से धोखा किया तो इस बार तो तेरा खाना बंद किया है, अगली बार जो मैं करूंगी तुझे पता भी है, कुछ नहीं समझ पाएगी तू। सही कहा जाता है, भूख किसी को भी तोड़ सकती है, और यही हाल लखिया का भी हुआ। लखिया भूख से अपनी हिम्मत हार जाती है। अब लखिया अपनी सास की जिद पूरा करने के लिए बलवंत के पास जाती है, परंतु उसकी हिम्मत नहीं होती है। किसी तरह हिम्मत करके वो बलवंत के पास जाती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बलवंत कुछ हिसाब किताब कर रहा था और बोला, हाँ बोल, क्या जरूरी बात करनी है। लखिया कहती है, मेरे को, और अपनी बात छोड़ देती है। बलवंत कहता है, आगे भी बोलेगी कि मेरे को क्या चाहिए तुझे। तो लखिया कहती है, पहले एक बात बताइए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। बलवंत अपना काम छोड़कर लखिया की तरफ फिर देखता है और बोलता है, लाखी ये कैसा सवाल है, ये तो तेरे को भी पता है मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लखिया कहती है, कुछ भी। तो बलवंत कहता है, हाँ कुछ भी, जो तू बोलेगी वो सब करूंगा। लखिया कहती है, पक्का मेरी कसम। तो बलवंत कहता, अब इसमें कसम की बात कहाँ से आ गई, मैं बिना कसम के भी तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लाकी कहती है, नहीं पहले आप मेरी कसम खाइए। बलवंत मुस्कुराते हुए कहता, अच्छा ठीक है, तेरी कसम, तू जो कहेगी मैं करूंगा। अब तो खुश है, बता क्या बात करनी है। तो लाखी कहने लगती है, देखो जी। फिर कहते कहते लाखी रुक जाती है। फिर वह थोड़ी शर्म और डर लिए हुए बोलती है, देखो जी मेरे को माँ बनना है। लखी का यह सब सुनकर बलवंत को झटका लगा और थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया लाखी, जो तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लाखी बड़ी गंभीरता से बोली, मैंने जो कहा वो सही बोल रही हूँ। बलवंत कहता, लाखी अब तू मेरा दिमाग खराब कर रही है, तो अपनी फालतू की बातें बंद कर। लाखी कहती है, मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रही जी। बलवंत अपना गुस्सा जो नियंत्रित करते हुए बोलता है, देख लाखी तू मेरी बातों को ध्यान से सुन, तू खुद अभी बच्ची है, ऐसी जिद ना कर। अगर तुझे किसी ने कुछ कहा है तो बता मुझे, मैं उसके अच्छे से खबर लेता हूँ। लाखी कहती है, मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे को माँ बनना है। बलवंत कहता है, लाखी तू क्यों समझ नहीं रही, तू अभी बच्ची है, अभी तो केवल 16 साल की है, और ये उम्र तेरी माँ बनने के लायक नहीं है। लाखी कहती है, आप बोल रहे हो मैं बच्ची हूँ, और मेरे अपने माँ बाप ने ये कभी नहीं सोचा कि मैं बच्ची हूँ। उन्होंने तो मुझे 10 साल में ब्याह दिया। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़िया से खेलती हैं, उस उम्र में मेरी अपनी माँ ने झाड़ू चूल्हा चौका करना मुझे सब सिखा दिया। अब जब आपके साथ घर गौना करके आई तो आपकी माँ ने भी वही किया जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया, जबकि आपकी माँ ने तो मेरे को कभी इंसान समझा ही नहीं। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि बचपन में क्या होता है, बचपन कैसा होता है। लखिया की बात सुनकर बलवंत मन में सोचने लगा कि सची तो कह रही है मासूम, इसका तो बचपन ही छिन गया। बलवंत कहता, लाकी मैं मानता हूँ तेरी बातों को, ये भी मानता हूँ कि तेरे साथ जो हुआ वो सब गलत हुआ। तेरे साथ सबने गलत किया, लेकिन मैंने तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अगर तेरे साथ कुछ मैंने गलत किया हो तो बोल। लाकी कहती है, ना जी आप ऐसा बोलकर मेरे ऊपर पाप न चढ़ाओ। अब तक मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से हूँ,
नहीं तो मैं तो कब की मर गई होती। बलवंत कहता है तो फिर तुम माँ बनने की जिद क्यों कर रही है? तो मेरे को अभी बाप बनने की कोई जल्दी नहीं है। लखिया कहती है आप मेरे से कोई सवाल ना करो, मुझे कुछ नहीं बताना। बलवंत कहता है क्यों ना करूं कोई सवाल? तेरी में मेरी जान बसती है और तुझे पता है अभी तू कम उम्र में माँ बनेगी तो कुछ भी हो सकता है। लकिया कहती है कुछ नहीं होगा मेरे को, आप बस मेरी बात मानो। बलवंत को गुस्सा आ जाता और कहता है अब तू दोबारा इस बारे में बात नहीं करेगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लकिया सोचने लगती है एक ये जो मेरी जिंदगी बचाना चाहते हैं, एक इनकी माँ है जिनको केवल समाज की पड़ी है, एक मेरी माँ बाबूजी हैं जिनको समाज की पड़ी थी और मेरा सारा बचपन छीन लिया। लखिया कहती है आप मेरी कसम खाए थे, जो मैं बोलूंगी आप करोगे। बलवंत का गुस्सा होते हुए कहता है मेरे को नहीं पता था लाकी तू ऐसी बहकी बहकी बातें करेगी, नहीं तो मैं कोई कसम नहीं खाता। लखिया कहती है मेरे को अब कुछ नहीं सुनना, बस आप मेरी बात मान लो। बलवंत अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए बोला सुन लाकी, तू एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा, तेरा मन थोड़ा शांत हो जाएगा, मैं तुझे कल ही तेरे पियर छोड़ आता हूँ। लखिया अपने मायके का नाम सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती मुझे नहीं जाना हुआ, क्या करने जाऊं मैं हुआ, ये क्या रखा है मेरे लिए, उनके लिए तो मर गई लाखी, उन्होंने जब मेरे को बचपन में ही ब्याह कर दिया तभी मर चुकी हूं मैं तो उनके लिए। बलवंत बोला ऐसे नहीं बोलते लाखी, वो तेरे अपने माँ बाप हैं, तू पग फेरे के बाद अपने पीहर नहीं गई इसलिए मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। लाखी की आंखों में आंसू आ गए, वो बोली मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी, अरे मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि ब्याह क्या होता है, फिर भी उन लोगों ने मेरा ब्याह कर दिया। बलवंत उसकी नफरत को समझ रहा था क्योंकि उसकी माँ ने भी लखिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और वो भी समझ रहा था कि लखिया अंदर से टूटी हुई है। लखिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है अब आप बातों को इधर उधर ना घुमाओ और आप मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, वैसे भी इस घर में क्या रखा है मेरे लिए। बलवंत कहता है ये क्या बात हुई लाकी, तू घर छोड़ देगी, ऐसे कैसे कह सकती है तू, तेरे लिए इस घर में क्या कुछ नहीं रखा है। लाकी ये घर तेरा है और मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लकिया कहती है ना जी, ये घर मेरा नहीं है, अगर ये घर मेरा होता तो इतना कहते कहते लकिया रुक जाती है। बलवंत कहता बोलना लाकी, रुक क्यों गई, क्या बात है। लकिया का मन हो रहा था कि वो बलवंत को बता दे कि उसकी माँ ने उसे कितना मजबूर किया है, परंतु लकिया के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी। लकिया को बचपन से ही मानसिक रूप से जो वो कमजोर कर दिया गया था। बलवंत बोला बोलना लाकी, तू इतना सोच रही है, जो भी बात है मुझे बता कि क्या बात है, अपने मन की सब बात मुझे बता, क्यों तू ये कदम उठाने के बारे में सोच रही है, किसी ने तुझे मजबूर किया है तो मुझे बता। लकिया कहती है हाँ किया है ना मजबूर मेरे को। तो बलवंत कहता किसने किया तेरे को मजबूर, माँ ने किया है ना, रुक मैं अभी बात करके आता हूँ। बलवंत उठकर जाने लगता है तो लकिया डर जाती है कि कहीं उसकी वजह से माँ बेटे में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए वो झट से बलवंत का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप ना जाओ अम्मा से कुछ भी पूछने, आप यहाँ बैठो। बलवंत कहता है ना लाखी, तू मेरे को आज जाने दे, छोड़ मेरा हाथ, आज तो मैं सारा हिसाब करके रहूंगा। जब एक बार माँ को मैंने समझा दिया, उनको एक बार की बात समझ में नहीं आ रही। लाकी कहती है आप शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो, आप अम्मा से कुछ ना पूछो, मेरे को अम्मा ने मजबूर नहीं किया, मेरे को तो समाज मजबूर कर रहा है। बलवंत कहता है तू मेरे से अब झूठ भी बोलने लगी है। तो लकिया बलवंत की बात सुनकर घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है ना जी, मुझे आपसे झूठ नहीं बोला है मैंने। बलवंत समझ जाता है कि लकिया झूठ बोल रही है, लेकिन वह उसके मुंह से सच सुनना चाहता है। फिर कहता है लाकी, तू समाज से क्यों डरती है, जब मैं तेरे साथ हूँ, और ये समाज के जो लोग हैं ना, सिर्फ दूसरों के घर में ताका झाकी करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, बस उनकी बातों में तो तुझे आना ही नहीं चाहिए। लकिया बोली आप तो सही कह रहे हो जी, लेकिन हमें समाज में ही तो रहना है और हमें समाज के हिसाब से चलना है। अब आप इधर उधर की बातें ना करो और आप मेरी बात मान जाओ। बलवंत हर तरह से लकिया को समझाने की कोशिश करता है, परंतु लकिया नहीं मानती। लकिया की सास ने लकिया को इतना मजबूर कर दिया था कि लकिया अंदर से टूट गई थी। लकिया को इतना पता था
जब तक बलवंत घर में रहेगा तब तक उसकी सास उससे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बलवंत जैसे ही घर से बाहर जाएगा वैसे ही उसकी सास उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं देगी। बलवंत बोला, ठीक है, मैं तेरी बात मानूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन सोचने का समय चाहिए। लखिया बोली, ठीक है, आप सोच लो। शाम को लखिया की सास लखिया को अपने पास बुलाती है और कहती है, छोरी, तूने बलवंत को मना लिया कि नहीं? तो लखिया डरते हुए कहती है, माँ जी, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि उसको सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। लखिया की सास बोली, तू क्या बोली, उसे सोचने के लिए समय चाहिए? लखिया बोली, हाँ माँ जी, उन्होंने मेरे से ऐसे ही बोला है। लखिया की सास बोली, ठीक है, कल तक मैं तेरे से समय दे रही हूँ, कल तक का। बलवंत पूरी तरह से कल तक मान जाना चाहिए। अगर वो नहीं माना तो तेरी खैर नहीं है। मेरे को अगले महीने तक खुशखबरी चाहिए। अब जा यहाँ से। लखिया वहां से सीधे अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने आप को कोसती है, अपनी किस्मत को कोसती है। वह कहती है कि क्यों मैंने अपनी सास को जवाब नहीं दे पाती हूँ, जबकि मेरा पति हर कदम पर मेरे साथ खड़ा है। क्यों मैं इतनी कमजोर हूँ? अरे मैं तो यह सोच रही हूँ, यह सब सोचना भी मेरे लिए पाप है। गौने के वक्त मेरी माँ ने कहा था कि मेरी सास ही मेरी माँ है, वो जो कहेगी मेरे को वही करना है। अब लखिया अनमने मन से बलवंत को मनाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसकी सास का दबाव अब उस पर बढ़ जाता है। बलवंत कहता है, ठीक है लाकी, मैं तेरी बात मानने को तैयार हूँ, तू जो चाहती है वो मुझे मंजूर है, लेकिन लाकी मेरा भी तुझे एक शर्त मेरी भी माननी होगी। लखिया हैरान होती है और पूछती है, कैसी शर्त? बलवंत लखिया का हाथ पकड़ता और बहुत प्यार से कहता है, यही कि तू किसके कहने में यह सब कर रही है। लखिया घबरा जाती है और कहती है, बताई तो थी, आप फिर क्यों पूछ रहे हो? बलवंत कहता, ना लाखी, मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तू किसके दबाव में ये सब कर रही है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ और तू मेरे को सब सच सच बताएगी, तुझे भी मेरी कसम है। अब लखिया ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि मैं किस दुविधा में फंस गई हूँ। अगर मैं सब कुछ बता देती हूँ तो माँ और इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, और नहीं बताई तो इनकी कसम टूट जाएगी, इनको कुछ हो गया तो। और वह कहती है, नहीं नहीं, मैं इनको खोना नहीं चाहती, मैं इनको सब कुछ बताऊंगी। बलवंत कहता है, लाकी कहाँ खो गई, बता मेरे को सच क्या है। लखिया कहती है, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरे को अम्मा ने मजबूर किया है। अम्मा ने मेरे को 3 दिन से खाना भी खाने को नहीं दिया। जब मैं उनसे खाना मांगी तो उन्होंने इसी शर्त पर मुझे खाना दिया कि मैं उनको दादी बनाऊं, और अभी भी सिर्फ एक टाइम ही खाना दे रही हैं, वो भी आधा पेट। इतना कहकर लखिया बलवंत के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बलवंत को अपनी माँ से नफरत हो रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लखिया को चुप कराया और बोला, तेरे साथ इतना सब कुछ घटता रहा और तू मेरे को कुछ नहीं बताई? तू चुप हो जा, अभी मैं माँ से बात करके आता हूँ। वो इतना नीचे गिर सकती है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लखिया कहती है, नहीं, आप कुछ मत बोलिए उनसे। बलवंत को गुस्सा आ रहा था और बोला, क्यों ना पूछो उनसे, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा उनका बर्ताव। लखिया कहती है, ठीक है, जाइए पूछे उनसे, उसके बाद क्या होगा? आप तो दिन भर बाहर रहते हैं, आपको तो कुछ नहीं होगा, जो होगा सब मेरे साथ होगा। आप तो कहकर चले जाएंगे, लेकिन अम्मा मेरे को नहीं छोड़ेगी। जब तक आप घर में रहेंगे तब तक अम्मा मेरे को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आपके बाहर जाते ही अम्मा मेरे पर कहर ढाएगी। मेरे लिए आप अपना काम छोड़कर दिन भर घर में तो नहीं रह सकते ना। बलवंत लखिया की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और सोचने लगा, सची तो कह रही है ये। फिर बोला, देख लाकी, जो तू कह रही है मैं वो सब मानता हूँ, लेकिन मैं तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकता। मैं तुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा, जहाँ पर केवल मैं और तू रहेंगे। लखिया कहती है, कैसी बातें कर रहे हो आप? कहाँ जाएंगे घर छोड़कर? दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि फलाने का छोरा अपनी घरवाली की बातों में आकर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला गया। मेरे जीते जी आप घर छोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। और मेरी जिंदगी का क्या है, ये तो उसी समय खिलवाड़ बन गई जब मेरा जन्म हुआ। मेरी जिंदगी पर मेरा ही कोई हक नहीं है। बलवंत बोला, लाखी, तू मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रही? मैं तेरी जिंदगी का सवाल है लाखी, और मैं उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं चाहता। लखिया कहती है, मैं कैसे समझूं आपकी बातों को? अगर आपकी बात मानती हूँ तो आपकी माँ मेरे को जीने नहीं देगी, और माँ की बात मानती हूँ तो आप मेरे को समझने लगते हो। आखिर मैं क्या करूँ?
करूं तो क्या करूं, फंस गई हूं मैं इस भंवर में। बलवंत कहता तू बस वही कर जो मैं तेरे को कह रहा हूं, तू किसी की बातों में ना आ, मैं सब संभाल लूंगा। लखिया कहती है क्या संभालेंगे आप, यही ना, आप अम्मा को फिर से समझाएंगे, उससे कहेंगे पिछले 4 सालों से आप अम्मा को समझा रहे हैं, क्या हुआ उससे, अम्मा तो आज तक नहीं समझी और वो मेरी जिंदगी को जानवर से भी बदतर बना दी है उन्होंने। यह कहकर लखिया फिर रोने लगती है। बलवंत ने उसे संभाला और कहता तू परेशान ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ, एक आखिरी बार मैं अम्मा को समझाता हूँ। लखिया बलवंत की बात सुनकर डर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यदि बलवंत अपनी माँ से कहेगा तो बलवंत की माँ लखिया को नहीं छोड़ेगी। लखिया बोली अब आपको मेरी कसम है, आप मेरी बात मान जाओ और अम्मा को दादी बना दो। बलवंत गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तूने मेरे को कैसी कसम दे दी लाकी, तू अपनी कसम वापस ले ले अभी के अभी। लखिया कहती है ना, मैं अपनी कसम अब वापस नहीं लूंगी। बलवंत बोला देख लाकी, जब तू 18 की हो जाएगी तो जो अम्मा चाहते वो सब हो जाएगा, बस तू अपनी कसम वापस ले ले। लखिया बोली पर अम्मा ये बात नहीं मान रही है ना, आप ये अच्छे से जानते हैं, ये जानते हैं कि अम्मा अब हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है। अगर आप मेरे को सही सलामत देखना चाहते हैं तो आप वही करेंगे जो अम्मा चाहती है। बलवंत कुछ सोचने लगता और कहता ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, क्योंकि तूने मेरे को अपनी कसम देकर बांध दिया है। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन लखिया को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। उसे जल्दी डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया लखिया माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर लखिया की सास फूले न समा रही थी। वो तो पूरे गांव में मिठाई बांट आई। अब लखिया को उसकी सास घर के एक भी काम करने नहीं देती थी, उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय अपनी गति से चल रहा था। अब लखिया के गोद भराई की रस्म होनी थी, जिसमें सभी रिश्तेदार और गांव वालों को न्योता दिया गया। लखिया के मायके वालों को भी बुलाया गया, जिसमें लखिया के माँ बाप दोनों आए थे। लखिया की माँ लखिया से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, परंतु लखिया उससे मिलना नहीं चाहती थी। बलवंत लखिया की माँ की बेचैनी समझ रहा था, इसलिए वो लखिया की माँ को लखिया से मिलाने ले गया। लखिया की माँ लखिया को एकटक देख रही थी और बोली मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को। और वो अपनी आंखों के कोर से काजल निकालकर लखिया को काला टीका लगाती है। लखिया अपनी माँ को देखकर जो मुंह फेर लेती है। लखिया की माँ ये देखकर कहती है लखिया ऐसा क्यों कर रही है तू, क्या हुआ है तुझे। तो लखिया कहती है माँ यह सब दिखावा क्यों कर रही हो तुम। तो लखिया की माँ को एक झटका सा लगता और बोलती है ये कैसी बातें कर रही है छोरी, हमको हमारे प्यार दुलार हम तुझे दिखा रहे हैं, अपना लाड दिखा रहे हैं। लखिया कठोर स्वर में कहती है हाँ माँ तुम बस दिखावा ही तो कर रही हो, तुमको हमसे कभी प्यार दुलार था ही नहीं। लखिया की माँ कहती है बिटिया एक तो मेरे से इतने साल बाद मिली हो और ऊपर से तुम मेरे पर इल्जाम लगा रही हो, क्यों ऐसा बोल रही हो। लखिया अपने कठोर शब्दों में ही कहती है अम्मा हम तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं ना। अम्मा तुम और बापू दोनों मिलकर मेरा बचपन छीन लिए हो, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब गुड्डे गुड़िया से खेलने की उम्र थी तब तुमने मेरे हाथ से मैं जो घर गृहस्थी पकड़ा दिया, मेरे को 10 साल की उम्र में मेरा ब्याह कर दिया और तुम बोल रही हो कि हम तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं। लखिया की माँ बोली छोरी कैसी बातें कर रही है तू, देख तुझे कितना अच्छा घर वर मिला है, तुझे इस घर में कितना रानी की तरह रखा जाता है, तेरे सास ससुर तुझे कितना प्यार करते हैं और दामाद जी तो तुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं, तुझे क्या लगता है हमने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लखिया कहती है हाँ माँ तुमने, मैं सही कह रही हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। एक तुम्हारे दामाद जी की वजह से ही अब तक मैं इस घर में टिकी हुई हूँ, नहीं तो अब तक मैं जिंदा भी नहीं रहती। लखिया की माँ ये सब सुनकर दंग रह जाती है और चिंता करती हुई लखिया से पूछती है अब तक तू जिंदा नहीं बचती, ये क्या बोल रही है, क्या बात है मुझे बता। लखिया कहते क्या बताऊं माँ तुम्हें, क्या करोगी जान के तुम। लखिया की माँ कहते छोरी हम तेरी माँ हैं और तेरे दुख सुख को जानना हमारा हक है। लखिया कहती है तुम क्या करोगी हमारा दुख सुख जान के। अम्मा हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, तुम जाओ अपने घर, मेरे को परेशान ना करो। लखिया की बात सुनकर लखिया की माँ बहुत दुखी होती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां बलवंत आ जाता और अपनी सास का उतरा हुआ चेहरा देखकर बलवंत समझ जाता है और अपनी सास को इशारे से रुकने के लिए कहता है, लखिया से बात करके बोलने को कहता है। बलवंत कहता है लखिया ये क्या बात हुई लाकी,
तो अपनी माँ से ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है? लकिया कहती है, मैंने किया है, मैंने तो वही किया जो मेरे को करना चाहिए। आज मेरे दुखों का कारण यही तो है मेरी माँ। बलवंत कहता, मैं जानता हूँ तेरी बातें लाकी, लेकिन अब माफ भी कर दे। वो तेरी माँ है और देख तेरे बापू भी तुझसे मिलना चाहते हैं। लकिया बहुत ही गुस्से में कहती है, मेरे को किसी से नहीं मिलना, आप बोल दो ना ये लोग यहाँ से चले जाएं। लकिया की माँ दुखी आवाज में बोलते, दामाद जी जाने दो मेरे को, अब क्या करूंगी यहाँ रुककर जब मेरी छोरी ही मेरे से इतनी नफरत करती है। बलवंत लकिया और लकिया की माँ के मन की व्यथा को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो ज्यादा बोलना उचित नहीं समझ रहा था। वो अपनी सास को अकेले में ले गया और बोला, माँ जी आप परेशान ना होइए, मैं लाकी को समझा बुझाकर किसी दिन आपसे मिलवाने ले आऊंगा, अभी वो कुछ नहीं समझने वाली है। लकिया की माँ बहुत दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते। वो बोलते, ठीक है बेटा, आप पर पूरा पूरा भरोसा है मुझे। फिर कुछ सोचते हुए बोली, दामाद जी मुझे एक बात पूछनी है आपसे, आप सच सच बताओगे? बलवंत बोला, माँ जी आप बस पूछो, क्या पूछना है? लकिया की माँ कहती है, लकिया बोल रही थी वो इस घर में जिंदा है तो आपकी वजह से, नहीं तो वो तो कब की मर गई होती। क्या वो सही बोल रही है दामाद जी? क्या हुआ है लकिया के साथ? क्यों मेरी बेटी ऐसे बोल रही थी दामाद जी? कुछ बुरा हुआ है क्या उसके साथ? बताइए ना दामाद जी, वो इतनी दुखी क्यों है? बलवंत धीरे से बोलता, माँ जी वो जो बोल रही है सही बोल रही है। लकिया की माँ सुनकर घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ दामाद जी मेरी छोरी के साथ? मेरा जी घबरा रहा है। बलवंत सब कुछ बता देता है कि उसकी माँ ने लकिया के साथ कैसा व्यवहार किया। लकिया की माँ रोने लगती है और कहती है, इतना सब कुछ हो गया मेरी छोरी के साथ, किसी ने मेरे को कुछ नहीं बताया। दामाद जी मेरी छोरी के साथ अत्याचार आपकी अम्मा ने किया और छोरी इन सब का कारण मेरे को मान रही है। बलवंत बोला, माँ जी अगर देखा जाए लाकी भी अपनी जगह पर सही है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, आप अभी घर जाइए, मैं लाकी को मनाकर आप लोगों से मिलाने जरूर लाऊंगा। लकिया की माँ कहती है, ठीक है बेटा जैसा आप कहो। लकिया की माँ वहां से चली जाती है और बलवंत भी अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, सब कुछ सामान्य चल रहा था। बलवंत भी लकिया का पूरा ध्यान रखता है। वह लकिया को कोई भी मानसिक तनाव नहीं देना चाहता, इसलिए वह लकिया से कभी भी ये नहीं कहता कि तुम अपने माँ बाप से मिल लो। वह इस बात का भी ख्याल रखता है कि कहीं उसकी माँ लकिया को परेशान ना करे। ऐसा नहीं था कि उसकी माँ अब लकिया का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन बलवंत को अपनी माँ पर विश्वास नहीं था। बलवंत को डर लगा रहता था कहीं उसकी माँ लकिया को कोई मानसिक तनाव ना दे दे, इसलिए वह ज्यादातर समय अपने घर में लकिया के साथ बिताता था। बलवंत की माँ इस बात के लिए चिढ़ती थी और कहती थी, दिन भर घुसा रहता है, ऐसा लगता है कि इसका ही एक पेट से है तेरी ही पत्नी, हमने क्या बच्चे नहीं जने हैं। बलवंत अपनी माँ की इन सब बातों को ध्यान नहीं देता था। बलवंत के पिता ने अपनी पत्नी का आचरण अच्छे से वो भी जानते थे, इसलिए वो अपने बेटे का ही साथ देते थे। एक दिन लकिया को प्रसव पीड़ा होने लगी, उसे अस्पताल लेकर गए और उसे भर्ती करा दिया। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर आई, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, उसने कहा माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचाई जा सकती है। बलवंत और उसके पिता वहीं अस्पताल में थे और बलवंत की माँ घर पर थी। दोनों बाप बेटे घबरा जाते हैं। बलवंत के बोलने से पहले ही बलवंत के पिता बोले, डॉक्टरनी साहिबा आप हमारी बहू को बचा लो, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, बस आप हमारी बहू को बचा लो। बलवंत भी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हाँ डॉक्टरनी साहिबा आप मेरी पत्नी को बचा लो, डॉक्टर प्लीज। वो कहने लगी, डॉक्टर आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही मना किया था कि ये अभी माँ नहीं बन सकती, ये शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, परंतु किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। खैर अब सब चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। बलवंत जी आप इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दीजिए, जल्दी ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। बलवंत कांपते हाथों से फार्म लेता है और डरते डरते उस पर सिग्नेचर करता है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। इधर बलवंत और उसके पिता बहुत ही चिंतित थे और चिंता के कारण इधर उधर टहल रहे थे। बलवंत अपने पिता से बोला, पिताजी आज जो कुछ भी लाकी के साथ हो रहा है उस सब की जिम्मेदार माँ है। बलवंत के पिता कहते हैं, बलवंत ये तुम क्या कह रहे हो? बलवंत कहता है, हाँ पिताजी। तो बलवंत के पिता कहते, तू सही बोल रहा है बलवंत, मेरी बच्ची को अगर कुछ भी हो गया
तो मैं तेरी माँ को कभी माफ़ नहीं करूँगा। दुखी मन से दोनों बाप बेटे अस्पताल में बैठे डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे कि कब तक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर गोद में बच्चे को लिए बाहर आई, जिसे देखकर बलवंत और उसके पिता के मन में डर धक से हो गया। वो डर गए। उन दोनों का चेहरा डर से फीका पड़ गया। डॉक्टर बोले, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। बलवंत कांपते हाथों से बच्ची को गोद में ले लेता है। बच्ची बहुत ही प्यारी थी, एकदम लखिया पर गई थी। बलवंत डरते हुए डॉक्टर से पूछता, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी कैसी है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? डॉक्टर कहता है, आपकी पत्नी ठीक है, लेकिन बलवंत डॉक्टर की बातों को बीच में काटते हुए कहता है, लेकिन क्या क्या हुआ है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बलवंत के पिता भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहिबा की बात क्या है, हमारी बहू ठीक तो है ना? बताइए ना डॉक्टरनी साहिबा, क्या बात है? डॉक्टर कहने लगते, आप दोनों मुझे बोलने का मौका देंगे तभी तो मैं बताऊंगी ना कि आपकी बहू कैसी है। डॉक्टर आगे बोलते, घबराने की कोई बात नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन अब वो दोबारा मां नहीं बन सकती। यह सुनकर दोनों बाप बेटे आश्चर्य से डॉक्टर का मुंह देखने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, परंतु दोनों को इस बात से खुशी है कि उनके घर में लक्ष्मी सही सलामत आ गई है। बलवंत के पिता कहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी बेटी की जान बचा ली। बलवंत कहता है, हाँ डॉक्टरनी साहिबा, मेरे लिए यही बहुत है कि मेरी पत्नी की जान बच गई। फिर अपनी बेटी की तरफ देखकर बोलता है, मेरे लिए तो यही अब सब कुछ है। डॉक्टर कहता है, आप जानना नहीं चाहेंगे आपकी पत्नी दोबारा माँ क्यों नहीं बन सकती? बलवंत कहता है कि क्या करना है जानकर डॉक्टर साहिबा, बस हमारी पत्नी बच गई, यही हमारे लिए सब कुछ है। डॉक्टर कहती है, मेरा फर्ज बनता है मैं आप सबको सब कुछ बता दूं। फिर डॉक्टर दोनों को सब कुछ बता देती है। दोनों बाप बेटे इस पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने घर की अमानत को सही सलामत देखकर खुश थे और डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर वहां से चली जाती है। बलवंत और उसके पिता बच्ची को खिलाने में लगे हुए थे। तभी बलवंत के पिता बोलते हैं, बलवंत तेरी माँ को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, बहू दोबारा से माँ नहीं बन सकती। बलवंत बोला, बाबूजी आप चिंता ना करो, मैं तो खुद ये बात आपसे कहने वाला था, आप माँ को कुछ भी नहीं बताना। लखिया को भी नहीं पता था कि अब वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। 1 हफ्ते बाद लखिया घर आ गई। उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। घर में खुशी का माहौल था, लोगों का आना जाना लगा हुआ था। लखिया की सास सीना चौड़ा करके कहती है, अब वो भी दादी बन गई है। लखिया की सास दिन भर अपनी पोती के आगे पीछे घूमा करती, उसका सारा काम करती। उन्होंने अपनी पोती का नाम कंचन रखा। कंचन धीरे धीरे बड़ी होने लगी, अब वो 1 साल की हो गई। एक दिन लखिया की सास बोली, बहू अब दूसरा बच्चा भी कर ले, पोती तो देख ली, अब मेरे को पोते का मुंह भी दिखा दे। लखिया कहने लगी, अम्मा अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो छोरी 1 साल की हुई है, थोड़ी और बड़ी हो जावे फिर दूसरे के लिए सोच लेंगे। लखिया की सास कुछ नहीं बोली, उसे भी लखिया की बात सही लगी। समय अपनी गति से चल रहा था और अब छोटी सी बच्ची धीरे धीरे 5 साल की हो गई। अब कंचन 5 साल की थी और बहुत मीठी मीठी बातें करती थी। लखिया बलवंत से बोली, देखो जी, मैं अपनी छोरी को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। मैं अपनी छोरी को अपनी जैसी कमजोर नहीं देखना चाहती और न ही मैं अपनी छोरी को 10 साल में विवाह करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप छोरी का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। बलवंत कहने लगा, मैं समझ रहा हूँ तेरी मन की भावनाओं को, तू परेशान ना हो, मैं कल ही अपनी छोरी का दाखिला करा दूंगा। लखिया बहुत खुश होती है। बलवंत अगले दिन कंचन का दाखिला अच्छे स्कूल में करा देता है। घर में सब खुश थे। कंचन के दाखिले से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लखिया की सास कहती है, बहू अब दूसरा कर ले, छोरी अब 5 साल की हो गई है। लखिया कहती है, अम्मा अब मैं भी चाहूँ कि दूसरा बच्चा हो जाए, लेकिन दूसरा गर्भ ही नहीं ठहर रहा, मैं क्या करूं? लखिया की सास कहती है, हाय रे बहू, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। बलवंत के बाद मेरा दूसरा नहीं हुआ। मेरे समय में तो डॉक्टर भी यहाँ नहीं थे। मेरी सास ने कहा एक बार डॉक्टर को दिखाने को, लेकिन डॉक्टर यहाँ गाँव में क्या शहर में भी नहीं था। उस समय एक डॉक्टर मिला शहर में, वो भी मर्द जात था, इसलिए मैं शर्म के मारे नहीं गई। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं अपने गांव में जाऊंगी और जो नई डॉक्टरनी आई है उसी से मैं तेरे को कल दिखा कर लाऊंगी। लखिया बोली, ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन लखिया घर का सारा काम निपटाकर अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास चली गई। बलवंत को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही बलवंत के पिता को। लाखी अपना नंबर आने के इंतजार करने लगी। जब उसका नंबर आया तो वो अंदर गई।
डॉक्टर चेकअप करने लगी तो वो चौंक गई और लखिया की सास को अंदर बुलाई। लखिया की सास अंदर गई। डॉक्टर कहने लगी, आपको पता भी है आपकी बहू कभी भी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर लखिया और लखिया की सास हैरान रह गई और अचंभे से डॉक्टरनी का मुंह देखने लगी। लखिया की सास कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो डॉक्टरनी साहिबा, मेरी बहू अब दोबारा मां क्यों नहीं बन सकती। डॉक्टर कहती है, अगर दूसरा केस होता तो मैं कुछ इलाज करती जिससे दोबारा मां बन सके, लेकिन यहाँ तो केस ही अलग है। लखिया कहती है, कैसा केस अलग है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर लखिया की तरफ देखती है और कहती है, आपको कुछ भी नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है। लखिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बोली, नहीं मेरे को कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, बताइए ना आप क्या हुआ है मेरे साथ डॉक्टर साहिबा, आप ही बता दीजिए हमें। तब डॉक्टरनी कहती है, देखिए लखिया, आपका गर्भाशय ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब, जब आपका पहला बच्चा हुआ उसी समय आपका गर्भाशय निकाला गया है। डॉक्टर की बात सुनकर लखिया और उसकी सास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे कि उनके ऊपर क्या पहाड़ टूटकर गिर गया है। लखिया की सास कहने लगी, ऐसे कैसे कह सकती हैं डॉक्टर साहिबा, आप झूठ बोल रही हैं। डॉक्टर कहने लगी, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा, मैं जो कह रही हूँ वही सच है। फिर वो लखिया की तरफ देखकर बोली, लखिया ये बताओ, जब से तुम्हारा बच्चा हुआ है तब से तुम्हें माहवारी आई है क्या। लखिया कहती है, नहीं आया तब से। डॉक्टर कहती है, क्या तुम सब ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों तुम्हें इतने सालों तक माहवारी नहीं आई। लखिया कहती है, नहीं, जबकि जब बच्चा हुआ तब मेरे से यही कहा गया था कि अभी तुम्हारी माहवारी नहीं आवेगी, अभी कुछ साल लगेंगे। डॉक्टर कहने लगी, ऐसा होता है कुछ महिलाओं के साथ, किसी के साथ बच्चा होने के साथ माहवारी होता है तो कुछ महिलाओं को कुछ महीने बाद, लेकिन माहवारी बंद होना तभी होता है जब महिलाओं की उम्र हो गई हो या फिर महिला को कोई गंभीर बीमारी हो, जब उसका गर्भाशय निकालना पड़े। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है कि तुम्हारा गर्भाशय ही नहीं है। दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। लखिया बोझिल कदमों से अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। शाम को बलवंत और उसके पिता घर आए तो घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, घर में इतना सन्नाटा क्यों है। दोनों बाप बेटे आंगन में बैठ गए। थोड़ी देर में बलवंत की माँ अपने कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। बलवंत के पिता बोले, क्या बात है बलवंत की माँ, तू गुस्से में इतनी लाल क्यों हो रही है, कोई बात है क्या। बलवंत के पिता की बात सुनकर बलवंत की माँ और गुस्से में हो गई और बोली, मेरे को अपने छोरे का दूसरा ब्याह करना है। उसकी बात सुनकर दोनों बाप बेटे हैरान रह गए और बलवंत के पिता बोले, ये कैसी बकवास कर रही है तू, तेरा दिमाग तो ठीक है। बलवंत की माँ बोली, हाँ मेरा दिमाग ठीक है, मुझे पहले ही बोला था कि ये छोरी मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, पर मेरी तो किसी ने तब सुनी तो ना थी, और अब भुगतो, जो मैं कहती मेरी बात मानते ही नहीं हो। बलवंत कहने लगा, माँ बात क्या है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। बलवंत की माँ गुस्से में बोली, अच्छा तो तू मेरे से पूछ रहा है कि बात क्या है, जैसे तेरे को कुछ पता ही ना हो। बलवंत बोला, माँ जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा कि बात क्या है। बलवंत की माँ बोली, यह छोरी अब बंजर जमीन है, यह तो अब दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगी, और ऐसी बंजर को मेरे को अपने घर में नहीं रखना, जो हमारे घर को वंश को, हमारे घर की वंश बेल को ही न बढ़ावे, हमारे घर को कोई वंश ही न दे पाएगी। ऐसी छोरी का मैं क्या करूँगी। सुन छोरा, तू मेरी बात मान और दूसरा ब्याह रचा ले। बलवंत बोला, अभी क्या जल्दी है दूसरे बच्चे की, अभी तो कंचन बहुत छोटी है। बलवंत की माँ बोली, बलवंत 5 साल की हो गई है कंचन, और वैसे भी तेरी लुगाई तो बंजर की बंजर है। बलवंत के पिता को अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोले, अच्छा तो तेरे हिसाब से जो औरत दोबारा माँ न बन पाए उसे छोड़ देना चाहिए और उसके पति को दूसरा ब्याह रचा लेना चाहिए। बलवंत की माँ कहने लगी, हाँ कर लेना चाहिए। तो बलवंत के पिता कहने लगे, तो मेरे को भी दूसरा ब्याह रचा लेना चाहिए था जब तू दोबारा माँ नहीं बन पाई तब। तो बलवंत की माँ को ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। फिर बोली, मेरी कोई बच्चेदानी नहीं निकाली गई, लेकिन इस छोरी की तो बच्चेदानी ही नहीं है। अब तो बलवंत और उसके पिता को तो पसीने पसीने छूट गए। बलवंत के पिता कहते, तेरे को कैसे पता ये बात। बलवंत की माँ बोली, डॉक्टरनी के पास लेकर गई थी आज, तब पता चला मेरे को। बलवंत बोला, अम्मा जब आप सब कुछ जानी गई हैं तब आपसे क्या छुपाना। जब कंचन का जन्म होने वाला था
तब माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता था, इसलिए लाखी और कंचन को बचाने के लिए डॉक्टर को यह सब करना पड़ा। बलवंत की माँ बोली, तो क्या हो जाता, मर जाती तो मर जाती, बस बच्चे को बचा लेते, लुगाई तो दूसरी भी आ जाती। बलवंत के पिता को बहुत तेज गुस्सा आ गया और एक जोरदार थप्पड़ उन्होंने बलवंत की माँ के गालों पर लगा दिया और बोले, अरे तू औरत नहीं है, औरत के नाम पर कलंक है कलंक। तेरे मुंह से ऐसी बातें कैसी निकल गई कि वो मरती है तो मरने दो। अरे वो भी किसी की औलाद है, जैसे तेरा छोरा वैसे वो भी किसी की छोरी है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर तेरी कोई छोरी होती और उसके साथ ऐसा कहते उसके सास ससुर, तो क्या तू मरने देती? यही कहती कि मरती है तो मर जाने दे, उसके अगर दूसरे बच्चे नहीं होते तो तू ये चाहती कि उसे निकाल दे और तेरा दामाद दूसरा विवाह कर ले। छी, धिक्कार है तेरे पर, तू औरत नहीं डायन है डायन। इतना कहकर बलवंत के पिता वहां से चले जाते हैं और साथ में बलवंत भी चला जाता है, परंतु बलवंत की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो अपने गरूर में रहती है। बलवंत अपने कमरे में जाता है, वहां उसकी बेटी कंचन सो रही थी और लखिया जो बुत की बुत बनी हुई बैठी थी। अब बलवंत उसके पास जाकर बैठा। तू इतनी उदास सी क्यों बैठी है चुपचाप, क्या बात हो गई? वह लखिया से बात करने की बहुत कोशिश करता है, बहुत देर तक लखिया कोई जवाब नहीं देती है। जब लखिया कोई जवाब नहीं देती है तो बलवंत कहता है, लखिया बोल ना, क्या बात है? बहुत देर बाद लखिया कहती है, यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? आखिर क्या गलती थी मेरी जो मेरे को ये सजा मिली? बलवंत कहता है, लाकी तू परेशान ना हो, जो होना था वो हो गया और माँ की बातों को दिल से न लगा, मैं हूं ना तेरे साथ। लखिया की आंखों में आंसू ले सूनी आंखों से छत की तरफ देख रही थी। बोली, आपने भी मेरे साथ धोखा क्यों किया? बलवंत हैरान होकर बोलता है, मैंने कब तेरे साथ धोखा किया? लखिया कहती है, आपने मेरे से क्यों नहीं बताई ये बात कि मेरी अब गर्भाशय नहीं है? बलवंत बोला, कैसे बताता तेरे को लखिया, मैं डर गया था कहीं तेरे को खो ना दूं। उस समय तेरी जान की चिंता थी। डॉक्टर ने कहा था माँ और बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। डॉक्टर ने तेरी और तेरे बच्चे की जान बचाने के लिए यह सब किया। लखिया कहने लगी, मर जाती तो क्या फर्क पड़ता, घुट घुट के जीने से तो अच्छा मर जाना। फिर आप माँ को तो जानते ही हो, माँ कैसी है। बलवंत लखिया के दुख को समझ रहा था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। अब तो हर दिन लखिया की सास लखिया को ताने देती और उसे बंजर भूमि कहती। यह सब बातें लखिया को अंदर तक तोड़ रख देती थी। बलवंत और उसके पिता हमेशा लखिया का साथ देते, लखिया की सास को हमेशा समझाते कि वो लखिया के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, लेकिन लखिया की सास तो कुत्ते की दुम थी जो कभी सुधर ही नहीं सकती थी। उसे तो टेढ़ा ही रहना था, वो कभी सीधी तो हो नहीं सकती। एक दिन लखिया की सास लखिया को बालों से घसीटते हुए घर के बाहर निकाल रही थी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, कुलक्षणी मेरे घर का नाश करने आ गई, बंजर जमीन, जब से मेरे घर में कदम रखा है मेरे घर की सुख शांति खा गई, निकल मेरे घर से। लखिया अपने बालों को छुड़ाते हुए रोते हुए बोल रही थी, माँ जी छोड़ दो मुझे, माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? लखिया की सास कहती है, सारी गलती तेरी है, तू मनहूस है, मनहूस है तू। जब से तू आई है इस घर में मेरे छोरे को भी अपने रूप जाल में फंसा लिया, मेरा छोरा अब मेरा नहीं रहा, और ऊपर से तेरे में जो खोट नजर आ रहा है कि तू तो अब बंजर जमीन है, निकल मेरे घर से और डूब मर किसी नदी नाले में, और यहाँ अपनी शकल दोबारा न दिखाना, मनहूस बंजर जमीन कहीं की। वह लखिया को बालों से घसीटते हुए धक्का देकर बाहर निकाल देती है। तभी बलवंत आ जाता और लखिया को गिरने से रोक लेता है। उसे अपनी माँ से घृणा हो जाती है। वह गुस्से में अपनी माँ से बोलता, माँ ये क्या तरीका है घर की बहू से व्यवहार करने का? बलवंत की माँ कहती है, मुझे इस कुलक्षणी बंजर जमीन को मेरे घर में नहीं रखने दूंगी। बलवंत ऊंची आवाज में गुस्से में बोलता, माँ जिसे तू इतनी बेहुदी बातें बोल रही है वो मेरी पत्नी है, मेरी छोरी की माँ है, ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। माँ अगर तू इसके साथ दोबारा ऐसा करेगी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और बलवंत लखिया को घर के भीतर ले आता है। बलवंत की माँ किसी भी हाल में लखिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वह किसी भी हाल में लखिया से छुटकारा पाना चाह रही थी। इधर बलवंत लखिया को समझा रहा था, उसे सांत्वना दे रहा था कि वह हर पल लखिया की रक्षा करेगा,
लखिया बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी सास उसे बालों से पकड़कर खींचेगी। बालों से पकड़कर खींच जाने से उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। बलवंत उसे दर्द की दवाई देकर सुला देता है और इस बात को धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। बलवंत हर पल लखिया का ख्याल रखता है कि उसकी माँ लखिया को कोई नुकसान न पहुंचाए। एक दिन सुबह घर में कोहराम मचा। लोगों की भीड़ बलवंत के घर में जमा थी। लखिया के मायके वाले भी आए हुए थे। बलवंत पागलों जैसा हो गया था। इधर लखिया को कुछ औरतें दुल्हन की तरह सजा रही थी। आज उसकी अंतिम विदाई हो रही थी क्योंकि लखिया हमेशा के लिए सो गई थी। लखिया का उजला शरीर शाही जैसा नीला पड़ गया था। बलवंत लखिया को एकटक देखे जा रहा था। उसकी 5 साल की बेटी अपनी माँ लखिया से लिपट कर रो रही थी। बार बार एक ही बात बोल रही थी, माँ अब कितना सोओगी, उठ जाओ ना, मेरे को स्कूल जाना है। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता था अब उसकी माँ कभी नहीं उठेगी। बलवंत के पिता रोते हुए, बलवंते अब जाने का समय हो गया है, मेरी बेटी शायद इतने दिनों के लिए ही आई थी। बलवंत की माँ कहती है, हाँ बेटा उठ, मरने वाले के साथ मरा थोड़े नहीं जाता। बलवंत अपनी माँ की बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, मेरी लाकी मरी नहीं है, समझी तू? बलवंत की माँ कहती, कैसी बात कर रहा है, पगला गया है क्या ये? जहर खाकर अपनी जान दे दी उसने। अब बलवंत और गुस्सा हो जाता और बोलता है, मेरी लाकी अपनी जान नहीं दी है बल्कि इसकी जान ली है। इसकी हत्या हो गई है। इसकी हत्यारन तू है माँ। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी लाखी को मार दिया। तूने मेरी लाखी को जहर दे दिया। अब अपने बेटे की बात सुनकर जो उसकी माँ कहती है, तू मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, मुझे क्या जरूरत थी इसकी जान लेने की? बलवंत कहता है, क्योंकि तू मेरी लाखी को पसंद नहीं करती थी। तूने मेरी और मेरी छोरी की जिंदगी खराब कर दी माँ। अब मैं इसका अंतिम संस्कार तब तक नहीं होने दूंगा जब तक इसके हत्यारे को सजा ना दिला दूं। यह बोलकर बलवंत वहां से चला जाता है। गांव के लोगों को लग रहा था कि बलवंत अपनी पत्नी के मरने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो गया है, इसलिए वो पगलों जैसी बातें कर रहा है, बहक गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, पगला गया है। कुछ देर बाद बलवंत पुलिस के साथ लेकर घर आ जाता है, जिससे देखकर घर वालों के साथ साथ गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। बलवंत कहता है, इंस्पेक्टर साहब ये रही मेरी पत्नी की हत्यारण, जो रिश्ते में मेरी माँ लगती है। बलवंत की इस हरकत से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि बलवंत ऐसा कुछ करेगा। गांव के कुछ लोगों ने बोला, इंस्पेक्टर साहब ये पगला गया है, कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। इंस्पेक्टर बोले, आप शांत रहिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। पुलिस ने लखिया के मृत शरीर को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शक के आधार पर बलवंत की मां को गिरफ्तार कर लिया। 1 सप्ताह बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसमें यह पुष्टि हुई कि लखिया को जोर जबरदस्ती करके जहर पिलाया गया और उसके शरीर पर चोट के निशान भी मौजूद थे। पुलिस बलवंत की मां को सख्ती से पूछताछ करती है तो बलवंत की मां ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। बलवंत के पिता घृणा भरी दृष्टि से कहते हैं अपनी पत्नी से, क्योंकि तू ऐसा, कैसी माँ है तू जो अपने बेटे की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी तूने? बलवंत कहता, तू औरत नहीं डायन है, तू माँ नहीं है, तू माँ के नाम पर कलंक है। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तू अपने बेटे का ही घर तूने बर्बाद कर दिया। बलवंत की माँ कहती है, मैं स्वार्थ में आ गई थी, मेरे को माफ कर दो। बलवंत के पिता कहते हैं, मैंने तुझे कितना समझाया था, तू अपनी नीच हरकतों से बाज आ जा, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब तू अपने कर्मों की सजा भुगत। तो अपनी जिद में आकर अपनी जिंदगी और अपना घर अपने हाथों से तूने उजाड़ दिया। बलवंत कहता है, बाबूजी चलिए यहाँ से, इस डायन से दूर रहने में ही भलाई है। दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं और लखिया के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। बलवंत लखिया के गुनहगार को सजा दिला देता है। कुछ दिन में खबर आई कि जेल में बलवंत की माँ पागल हो गई है और पागलपन में उसने आत्महत्या कर ली। बलवंत के पिता ने उसके मृत शरीर को लेने से मना कर दिया और बोले कि उसकी करनी की सजा उसे मिल गई है, अब मेरी बेटी जैसी बहू की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।